समरी ट्रायल जो होता है ये क्रिमिनल के एग्ज़ाम में और ख़ास तौर पर सिविल जज यानी एडीपीपी या लीगल इंस्पेक्टर के हवाले से जो आते हैं एग्ज़ाम, इनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखें, समरी ट्रायल में आप जितना आसान सवाल है उतना ज़्यादा लोग इससे नॉकआउट होते हैं। एग्ज़ाम के अंदर यानी पेपर्स के अंदर जो होती हैं आपसे पूछ लिया जाता है जो एमसीक्यूज़, उसमें भी। और आप सबसे बुरी तरह मार खाते हैं इस सवाल में जब आपके इंटरव्यू होते हैं। देखें, असल में मसला कहाँ पर आता है? मसला वहाँ पर आता है जब आपने समरी ट्रायल का मतलब सिर्फ 263 सीआरपीसी है। यानी कि समरी ट्रायल का सवाल जब भी लोग याद करने लगते हैं या समरी ट्रायल को जब भी देखने लगते हैं कोई भी, तो वो क्या करते हैं कि इसको सिर्फ 263 सीआरपीसी जो है उसको याद कर लेते हैं। अब होता ये है कि जब भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो वहाँ पर जो है आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि देखें, जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसके तहत समरी ट्रायल हुआ तो अपील कब कब होगी। अब आप परेशान हो जाएंगे कि जो 263 था वो तो उसमें तो बगैर अपील, उसमें तो अपील होती नहीं है। यानी कि आपके जहन में ये तसव्वुर बैठ गया कि जो समरी ट्रायल होता है उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं होती, क्योंकि आपने सिर्फ 263 पढ़ा हुआ हो। उसके अलावा फिर आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि जनाब दर्जा दोम के जज ने जो है वो समरी ट्रायल किया था, तो अब उसके जो है अंदर अपील होगी। तो अब आप कहेंगे कि हैं इसमें भी दर्जा दूँ, आप वहाँ पर भी परेशान हो जाएंगे। देखें, समरी ट्रायल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये पता कर लिया होता है चाहे दर्जा अव्वल के जज के पास होती है ये जो मजिस्ट्रेट। लेकिन ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन आप क्यों क्रिएट करते हैं? आप क्यों सिर्फ 263 को फोकस करते हैं? देखें, 263 के साथ साथ आपको 264 का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि आपको 261 का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सेक्शंस को घूमते फिरते हुए क्यों याद करते हैं? और इसी वजह से ये सवाल जो है याद भी नहीं होता और भूल जाता है और गलतियाँ भी होती हैं। तो इसका सारा प्रोसीजर जो है बेसिकली वह एक बिल्कुल ही नटशेल में थोड़ी से लफ्ज़ों में मैं आपको ये बता देता हूँ, और बहुत आसान सा है और सीक्वेंस में आप देखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे जो है वो इनकरेजमेंट होगी कि मैं आपके लिए ये वर्क कंटिन्यू करता रहूँ। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को लाज़मी। तो अब मैं चलता हूँ सवाल की तरफ। देखें, इसमें जो समरी ट्रायल था इसके लिए आप सीआरपीसी के अंदर स्टार्ट करते हैं 260 से। देखें, 260 सीआरपीसी कहता है कि ये जो समरी ट्रायल होता है इसका इख्तियार आखिर किसको होता है। आपने ये बात याद रखनी है, मैं एमसीक्यूज़ के हवाले से फिर जिक्र कर रहा हूँ कि ये सूबाई हुकूमत होती है जो बिल इस चीज़ का इख्तियार देती है कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो होगा या जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल पर मुश्तमिल बेंच होगा, यानी कि 2-3 मजिस्ट्रेट होंगे जिनका बेंच होगा, जिनके पास समरी ट्रायल का इख्तियार होगा। ठीक है, यानी कि तैनाती इस बात की इजाज़त कौन देता है? सूबाई हुकूमत देती है। किसको इख्तियार देती है? मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को। ठीक है जी, ये है 260 सीआरपीसी। उसके बाद 260 के अंदर ही उन्होंने दफ़ात बताई हैं कि जिनका ट्रायल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या इनका बेंच करेगा। तो आपने एक तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अब आ जाते हैं कि अगर ट्रायल अभी शुरू हुआ है और पता चला था कि जो जुर्म जिसका हम ट्रायल करने जा रहे हैं ये तो समरी ट्रायल का है ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि ऐसे जुर्म जिसका गलती से आप समझ लें कि समरी ट्रायल शुरू हो गया, तो उसको जो होता है समरी ट्रायल कैंसिल किया जाएगा, वहाँ पर गवाहों को तलब किया जाएगा और उसका बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाएगा जिस तरह से आम ट्रायल होते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो 262 सीआरपीसी के तहत कैंसिल करके समरी ट्रायल को और किसकी तरफ ले आएंगे? रेगुलर ट्रायल की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अब एक सेक्शन है जिसको लोग मिस कर जाते हैं और फिर उनसे पूछा जाता है कि समरी ट्रायल को कैंसिल करके आम ट्रायल में कब लाया जाता है। तो वो ये बेसिकली ये वाला सेक्शन है। अब आ जाते हैं कि दर्जा अव्वल मैंने कहा था, तो दर्जा दोम और सोम के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भी समरी ट्रायल का हक़ हासिल होता है, यानी कि उनको बाज़ाती इख्तियारात दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी इख्तियार कौन देगा? सूबाई हुकूमत देगी वो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हाई कोर्ट सिफारिश करेगी पहले कि जनाब इन दर्जा मजिस्ट्रेट दोम और सोम को इन जराइम के मुतल्लिक समरी ट्रायल का इख्तियार दिया जाए। तो फिर
जो होता है हाई कोर्ट की सिफारिश के ऊपर सूबाई हुकूमत जो होती है वो मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और दर्जा सोम को अख्तियार देती है कि वो कुछ जराइम का जो है समरी ट्रायल कर सकते हैं। अच्छा, इनमें जिनका वो देंगे वो तो होगा ही, लेकिन मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम जो हैं वो कुछ और ऐसे कवानीन हैं जिनके तहत समरी ट्रायल कर सकते हैं। उनमें से एक जो है वो है म्यूनसिपल एक्ट, ठीक है, और दूसरा है पुलिस एक्ट। देखें, जो म्यूनसिपल एक्ट है उसके अंदर क्या होगा कि ऐसे जराइम होंगे जिनका जो है सज़ा वो होगी जो है 1 माह कैद। और पुलिस एक्ट के तहत कौन से जराइम आएंगे? वो जराइम जिनकी सज़ा होगी बग़ैर जुर्माना, यानी कि बग़ैर जुर्माने के जो जुर्म होते हैं जिनकी सज़ा जुर्माना नहीं होती, उनका ट्रायल भी समरी ट्रायल होगा। और वो ट्रायल कौन करेगा? मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और मजिस्ट्रेट दर्जा सोम, ठीक है। ऐसे जितने भी जराइम हैं जिनकी अटेम्प्ट होती है या बेटमेंट होती है, उनका ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम, जिनको अख्तियारात किसने दिए होते हैं? सूबाई हुकूमत ने। वो किसकी सिफारिश पर देते हैं? हाई कोर्ट की सिफारिश पर। तो मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम भी समरी ट्रायल का हक रखते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब इनको ये इख्तियार मिलता है हाई कोर्ट की सिफारिश से सूबाई हुकूमत की तरफ से। तो ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं, यानी कि अब इनका जो बेसिकली ट्रायल का तरीकाकार क्या होगा मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम। देखें, मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम बिल्कुल उसी तरह से ट्रायल का सबमिट करेंगे जिस तरह से 263 के अंदर बयान किया गया होगा, लेकिन सिर्फ एक कदगन है कि ये जो मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम हैं ये 3 माह से ज़्यादा की कैद आपको नहीं सुना सकते समरी ट्रायल के अंदर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि जो समरी ट्रायल जिसकी सज़ा 3 महीने से ज़्यादा नहीं होती जुर्म की, वो समरी ट्रायल जो होता है मजिस्ट्रेट दर्जा दोम और सोम कर सकते हैं अगर सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट की सिफारिश पर इनको इख्तियार दिया हो। अब आ जाते हैं जो समरी ट्रायल के लिए मशहूर दफ़ा है वो है 263। देखें, 263 का हमेशा ही कहा जाता है कि जनाब इसमें समरी ट्रायल होता है। इसमें देखें वही बात कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल या जो मजिस्ट्रेट का बेंच होगा वो करेगा, लेकिन ये वो जराइम होंगे जिनके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती, यानी कि इस तरह के जुर्म होंगे जिनमें सज़ा मिलेगी तो उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। 263 में ये डिफरेंस है कि ये बग़ैर अपील वाले जराइम हैं। अब इनका क्या होता है? इनमें ये होता है कि ना तो बाकायदा चार्ज फ्रेम होता है 263 के अंदर, और ना ही जो है विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको तलब किया जाता है, यानी कि उनकी शहादत भी नहीं रिकॉर्ड की जाती। तो ये समरी ट्रायल है जहाँ पर ना गवाहों को बुलाया गया, ना बाकायदा इल्ज़ाम लगा, सिर्फ जो एफआईआर थी पता चला कि ये तो माइनर ऑफेंसेस थे, यानी कि जो जिनका ट्रायल समरी होना चाहिए था, तो वहाँ पर जनाब 263 के तहत उनका ट्रायल हो जाता है। अब 263 के तहत जो ट्रायल हुआ वो समरी ट्रायल किस तरह से हुआ? देखें, उसमें बेसिकली लिखा क्या जाता है, उसमें देखा जाता है सीरियल नंबर, जुर्म होने की तारीख़, किस तारीख़ पर जुर्म हुआ, फिर ये देखा जाएगा कि जो रिपोर्ट हुआ ये जुर्म या इसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट की गई वो किस तारीख़ को हुई, फिर जो लिखा जाएगा कि जो मुद्दई था उसका नाम कि वो कौन था, उसके बाद देखा जाएगा कि मुलज़म का नाम, मुलज़म की वल्दियत, उसकी रहाइश, उसके अलावा जराइम यानी कि जुर्म जो भी होगा उसकी शिकायत हुई या वो जो जुर्म साबित हुआ वो, फिर उसके बाद ये नहीं कि ये बेसिकली फिर आ जाएगा मुलज़म की जो प्ली, जो मुलज़म ने आगे जवाब दिया होगा ट्राई कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, उसका वो क्या देता है जवाब, वो जो प्ली लेता है वो उसकी मेंशन होगी, उसका एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी कि जो बेंच होगा उसकी समाअत कर रहा होगा उसकी प्ली को वो एग्ज़ामिन भी करेगा। फिर उसके बाद एग्ज़ामिन करने के बाद सारी चीज़ें लिखने के बाद देखने के बाद वो जो मजिस्ट्रेट होगा या जो बेंच होगा जो समरी ट्रायल कर रहा होगा वो सज़ा को लिखेगा, लेकिन सज़ा से पहले वो अपना मुख्तसर जो है वो वजह ज़रूर देंगे अपनी फाइंडिंग के अंदर, यानी कि पहले वो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर उसके बाद अपनी जो है वो फाइंडिंग देंगे, और उसके बाद फिर अपना जो आखिरी हुक्म होगा सज़ा से मुतालिक वो लिखेंगे, और उसके अलावा जो जिस तारीख़ पर कार्रवाई ख़त्म हुई वो तारीख़ लिखी जाएगी। तो ये नहीं कि बेसिकली 263 जो समरी ट्रायल होता है उसमें सिर्फ ये जो है कितनी तकरीबन 8 चीज़ें बनती हैं, तो ये सिर्फ 8 चीज़ें उन्होंने लिखनी होती हैं और उस पर ट्रायल ख़त्म
हो जाता है। तो ये बाज़ाहिर बहुत मुख्तसर सा ट्रायल होता है, क्योंकि तारीख़ें और ये चीज़ें लिखने में ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ पुलिस की देखनी है और उसके बाद उन्होंने फाइंडिंग देनी है। तो ये है जिसमें कोई अपील नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना है कि 263 के तहत जो भी समरी ट्रायल होगा उसके ख़िलाफ़ कोई भी अपील नहीं बनती। अब आ जाते हैं, मैंने कहा कि अब अगर कहा जाए कि समरी ट्रायल के अंदर अपील भी हो सकती है, तो वो 264 है। देखें 264 में क्या होगा कि ये सारा प्रोसीजर होगा जो पीछे बताया गया, सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर शहादत होगी, यानी गवाहों को बुलाया जाएगा, उनसे शहादत ली जाएगी और फिर सज़ा से पहले जिस तरह से आम मुकद्दमात के अंदर जजमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं तो जजमेंट रिकॉर्ड होगी, क्योंकि 263 में कोई जजमेंट रिकॉर्ड नहीं होती, वो सीधा ही ऑर्डर लिखा जाता है जिसके ख़िलाफ़ अपील नहीं होती। लेकिन अगर 264 के तहत समरी ट्रायल हुआ तो उसका मतलब है कि उसमें शहादत भी रिकॉर्ड की गई है और उसमें जजमेंट भी लिखी गई है। तो अब ये जो 265 है वो ये है कि जो आपने सारा रिकॉर्ड है या जो जजमेंट है ये सब कौन सी ज़ुबान में लिखनी है। यूजुअली आपको पता है कि अदालत की ज़ुबान इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश में ही लिखी जाती है। या फिर ये कि यहाँ पर इख्तियार है, ये अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि क्या कोर्ट की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल समरी ट्रायल के दौरान भी कोर्ट की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। इसके लिए सिर्फ क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बड़ी अदालत, जो मजिस्ट्रेट से बड़ी अदालत है, उसने हदायत की है। अगर उसने हदायत की है तो अदालत अपनी ज़ुबान के अंदर फ़ैसला या सारा कार्रवाई उसको रिकॉर्ड कर सकती है, क्योंकि सिंध के अंदर जो कार्रवाई होती है वो उनकी सिंधी ज़ुबान में होती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि यहाँ पर भी इजाज़त है, अगरचे प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं हो रही। तो अब ये है कि चूँकि सिर्फ़ एक जज नहीं, यानी कि मजिस्ट्रेट का बेंच होता है पूरे का पूरा, वो भी कार्रवाई कर सकता है। तो वो अगर समरी ट्रायल कर रहा होगा तो जितने अगर 3 जज हैं, 4 जज हैं, तो वो सारे के सारे जज जो हैं वो क्या करते हैं, वो फ़ैसला मिलकर एक फ़ैसला देते हैं। अब चूँकि सारी कार्रवाई के लिए अब जितने भी वो जज हैं उन सबको एक क्लर्क रखने की इजाज़त है, कि यानी कि वो अगर चाहें तो सारा रिकॉर्ड लिखने के लिए और जजमेंट लिखने के लिए एक क्लर्क तैनात कर लेंगे, वो जो क्लर्क सारी कार्रवाई का रिकॉर्ड रखेगा। और फिर जब वंस एक जजमेंट पास हो जाती है तो उस पर फिर हर मेंबर, यानी कि जो बेंच का मेंबर होगा वो दस्तखत करेगा। लेकिन अब फ़र्ज़ करें जिस तरह से बड़ी अदालतों में भी होता है और यहाँ पर भी, जब भी बेंच तश्कील दिया जाता है तो हो सकता है कि उसमें से एक जज अख्तलाफ करे, तो वो अपना इख्तलाफी फ़ैसला लिखेगा, वो अपनी इख्तलाफी जजमेंट लिखेगा। यानी कि बड़ी जो होता है, आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर जो इख्तलाफ करते हैं वो अपना इख्तलाफी नोट लिखते हैं, लेकिन जब मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी तो वो अपना अलग जजमेंट लिखेगा। ये बहुत बारीकी वाला नुक्ता है, लेकिन आपने याद रखना है कि वो अपना इख्तलाफी नोट नहीं लिखेगा। जो मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल के दौरान इख्तलाफ करेगा दूसरे जजेस से सज़ा के मामले पर या कार्रवाई के मामले पर, तो वो अपनी अलग से जजमेंट लिखेगा। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो समरी ट्रायल के दौरान इग्नोर कर दी जाती हैं। जितने लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 263, 264 और 265 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा 261 को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल को याद करने के लिए मैं आपको यही कहता हूँ, देखें आपने एक छोटा सा जिस्ट बनाना है कि तैनात कब होते हैं जज, ठीक है, फिर उनके पास इख्तियारात कब दिए जाते हैं, वो कौन सी चीज़ का इख्तियार करते हैं, उनका ट्रायल किस तरह से होता है, और वो उन्होंने जजमेंट रिकॉर्ड कब करनी है, उनके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है, नहीं हो सकती है, और इख्तिलाफ़ करेगा तो वो इख्तिलाफ़ कैसे होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।